तो हाय गाइस। तो पिछली पिछले लेक्चर में हमने चालू किया था कैपिटल गेन का अपना चैप्टर। तो हमने वहाँ पे एक सेक्शन देखा था, सेक्शन नंबर 45(1). तो 45(1) हमें ये बताता है कि एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन। तो ये चीज़ हमें बताता है कि मतलब कोई भी इनकम कैपिटल एसेट से अगर हमें ट्रांसफ़र हो रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब जिस ईयर में ट्रांसफ़र हुई है कैपिटल एसेट, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी। बट अब यहाँ पे इसके एक्सेप्शंस आते हैं। मतलब 45(1) में जो हमने देखा था कि जिस साल में वो ट्रांसफ़र हुई है कैपिटल एसेट, उस साल में वो टैक्सेबल होगी। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि जिस साल में वो ट्रांसफ़र हुई है उस साल में वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो कौन कौन से सेक्शन है? तो सेक्शन नंबर 45(1)(a), सेक्शन नंबर 45(2), सेक्शन नंबर 45(5) एंड सेक्शन नंबर 45(5) कैपिटल ए। ठीक है। अब पहले सेक्शन नंबर 45(1) क्या कहता है, पहले ये देख लेते हैं। तो जनरली 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो कैपिटल गेन में हमारी इनकम जो है टैक्सेबल हो जाती है। क्या क्या 3 कंडीशन है? इनकम होनी चाहिए, ट्रांसफर से इनकम होनी चाहिए और ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर हेड कैपिटल गेन। और जिस साल ये ट्रांसफ़र हुई है उसी साल हमारी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है। बट एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे सेक्शन नंबर 45(1) कैपिटल है, 45(2), 45(5), 45(5) कैपिटल है। अब बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है 45(1) कैपिटल है। इसकी हेडिंग है ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। मतलब हमारी कोई एसेट है, एसेट थी, वो किसी भी अर्थक्वेक की वजह से या फिर फायर की वजह से या फिर किसी भी और वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो वहाँ इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा मिला है वो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईयर ऑफ ट्रांसफर यहाँ क्या बनेगा। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर हमारा ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला बनेगा। जिस साल हमारी एसेट डिस्ट्रॉय हुई है वो हमारा ईयर ऑफ ट्रांसफर बन जाएगा। फिर ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ईयर ऑफ टैक्सेबल क्या होगा, जिस साल हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है उस साल हम टैक्सेबल कर देंगे। फिर ईयर ऑफ इंडेक्सेशन कब करेंगे? तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र में हम इंडेक्सेशन उसका करेंगे। फिर होल्डिंग पीरियड कब, कहाँ तक लेंगे? तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है। मतलब जिस दिन ट्रांसफ़र हुई हमारी कैपिटल एसेट उस दिन से पिछला वाला दिन तक हम होल्डिंग पीरियड अपना लेंगे। ठीक है। फिर हमारा सेल प्राइस आता है। सेल प्राइस क्या लेंगे? जितना भी इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है, या तो अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम की बदले कोई भी हमें एसेट रिसीव हुई है तो उस एसेट की एफएमवी हम लेंगे सेल प्राइस। ये हमारा हो गया 45(1) कैपिटल है। अब बात आती है 45(2) की। 45(2) हमारी बात करता है कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मतलब अगर हम अपना जो कैपिटल एसेट है वो हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कराते हैं तो उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या बनेगा? तो ईयर ऑफ कन्वर्जन, जिस साल हमने कन्वर्ट कराया अपना कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वो हमारा ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बन जाएगा। ठीक है। फिर हमारा ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगी? जिस साल हम स्टॉक इन ट्रेड अपना बेचेंगे, जिस साल हम स्टॉक इन ट्रेड सेल करेंगे, उस साल हम ईयर ऑफ
मतलब उस साल हम टैक्सेबिलिटी करेंगे। फिर ईयर ऑफ इंडेक्सेशन क्या होगा, जिस साल हमने ट्रांसफर किया, जिस साल हमने कन्वर्ट किया, वो हमारा ईयर ऑफ इंडेक्सेशन बन जाएगा। होल्डिंग पीरियड कहाँ तक लेंगे, तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, जिस दिन ट्रांसफर किया उसके एक दिन पहले तक की डेट हम होल्डिंग पीरियड में काउंट करेंगे। ठीक है, फिर सेल प्राइस क्या लेंगे, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, मतलब जिस दिन हमने कन्वर्ट किया उस दिन उस एसेट की एफएमवी क्या थी, वो हम यहाँ पे सेल प्राइस ले लेंगे। ठीक है, ये बात होगी हमारे सेक्शन नंबर 45(2). अब बात आती है सेक्शन नंबर 45(5). सेक्शन नंबर 45(5) बात करता है हमारा कंपलसरी एक्विजिशन, मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली है हमारी कैपिटल एसेट, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र मानते हैं। तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र यहाँ क्या बनेगा, जिस साल हमारी एसेट कंपलसरी एक्वायर की गई है वो हमारा ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बन जाएगा। अब टैक्सेबिलिटी किस साल में अराइज होगी, तो यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो ओरिजिनल कंपनसेशन होगा, मतलब ओरिजिनल कंपनसेशन हमें मिलेगा, या तो इन्हांस्ड कंपनसेशन हमें मिलेगा। ओरिजिनल कंपनसेशन में, ओरिजिनल कंपनसेशन में क्या होगा, जिस साल, जिस भी प्रीवियस ईयर में हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उस साल हम टैक्सेबल कर देंगे इन द केस ऑफ ओरिजिनल कंपनसेशन। ठीक है, अब बात आती है इन्हांस कंपनसेशन। इन्हांस कंपनसेशन में दो चीज़ें, या तो इन्हांस किया गया है बाय इंटरिम ऑर्डर, या तो इन्हांस किया गया है बाय फाइनल ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर के केस में टैक्सेबिलिटी तब अराइज होगी जब फाइनल ऑर्डर पास होगा, और फाइनल और इन्हांस बाय फाइनल ऑर्डर के केस में टैक्सेबिलिटी तब अराइज होगी जब हमें पैसा रिसीव होगा। मतलब जैसे जैसे पैसा हमें रिसीव होता रहेगा वैसे वैसे हम टैक्सेबिलिटी अराइज करते रहेंगे। फिर बात ये आती है कि ईयर ऑफ इंडेक्सेशन हम क्या लेंगे, तो जिस भी साल हमारा ईयर ऑफ ट्रांसफर है उस साल का हम ईयर ऑफ इंडेक्सेशन हम लेके चलेंगे। फिर होल्डिंग पीरियड क्या लेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये बात है। फिर सेल प्राइस क्या लेंगे, जितना भी हमें कंपनसेशन रिसीव हुआ है वो हमारी सेल प्राइस बन जाएगी। ये बात होगी हमारी सेक्शन नंबर 45(5) की। अब बात आती है 45(5) कैपिटल है, ये हमारी बात करता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस केस में ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या बनेगा, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र हमारा जिस भी साल हमने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी सॉरी जिस भी साल हमने ये मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफ़र किया वो साल हमारा ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बन जाएगा। ईयर ऑफ टैक्सेबल क्या होगा, जब भी हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ वो हमारा ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी बन जाएगा। ईयर ऑफ इंडेक्सेशन क्या बनेगा, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जिस भी साल हमने पोजीशन ट्रांसफ़र किया अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का वो साल हमारा ईयर ऑफ इंडेक्सेशन बन जाएगा। होल्डिंग पीरियड क्या लेंगे, होल्डिंग पीरियड हम जिस भी साल हमने ट्रांसफ़र किया वो हमारा होल्डिंग पीरियड बन जाएगा। फिर सेल प्राइस क्या लेंगे, सेल प्राइस क्या लेंगे, जितना भी असेसी का एरिया है, मतलब जितना भी असेसी का एरिया बिलोंग करता है उसकी एसडीवी, मतलब जितना भी एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ है और वो बिलोंग करता है एसएसी से, उसकी एसडीवी प्लस अगर कुछ हमें कैश मिला है इसको ऐड करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम सेल प्राइस ले लेंगे। फिर हमारी बात ये आती है फिर क्रक्स क्या निकल के आ रहा है हमारे सेक्शन नंबर 45(5) का।
45 का हमारा ये क्रक्स निकल के आ रहा है कि ओरिजिनल कंपनसेशन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। ठीक है। फिर इनहांस कंपनसेशन के केस में क्या होगा, इनहांस बाय इंटरिम ऑर्डर उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर आएगा। फिर इनहांस बाय फाइनल ऑर्डर में जैसे जैसे पैसा मिलेगा, जैसे जैसे कंपनसेशन रिसीव होता रहेगा, वैसे वैसे हम टैक्सेबल करते रहेंगे। अब अब बात ये आती है कि सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 हमारी बात करता है एडवांस मनी फॉरफिटेड। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड या तो हमारी एडवांस मनी फॉरफिट हुई होगी 1/4/2014 से पहले, या तो हमारी एडवांस मनी फॉरफिट हुई होगी 1/4/2014 को या फिर उसके बाद। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारी एडवांस मनी जो है फॉरफिट हुई है 1/4/2014 से पहले, तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो कैपिटल गेन के चैप्टर में होगा, और वो जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उससे माइनस हम कर देंगे। ठीक है। फिर दूसरा केस आता है कि अगर हमारी एडवांस मनी फॉरफिट हुई है 1/4/2014 को या फिर उसके बाद, तो ट्रीटमेंट होगा अदर सोर्स में, और ये 100% जो हमारा एडवांस मनी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब सेक्शन नंबर 50B, स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है कि अ, अगर कोई बिजनेसमैन अपनी एक या फिर एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग बेचता है, सेल करता है फॉर लमसम कंसिडरेशन। ठीक है। विदाउट विदाउट values being assigned to assets and liabilities, and if values is assigned, then it is only for determining the payment for stamp duty। मतलब क्या निकल के आ रहा है, मतलब स्लम सेल का क्या मतलब है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपना एक या एक से ज़्यादा अपनी अंडरटेकिंग सेल करता है और उसके बदले में उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है, विदाउट मतलब उसने जो बिजनेसमैन है उसने अपनी एसेट की या फिर लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ भी असाइन नहीं कर रखी है, या फिर असाइन भी कर रखी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए असाइन कर रखी है, तो इसको हम स्लम सेल बोलते हैं। तो अब ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कैपिटल गेन इज टैक्सेबल व्हेन स्लम सेल इज अफेक्टेड। मतलब जब स्लम सेल होती है तो हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाता है। फिर नेचर ऑफ कैपिटल गेन डिपेंड्स ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग अंडरटेकिंग। मतलब जितने साल भी हमने अंडरटेकिंग को होल्ड किया है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल गेन क्या होगा, मतलब लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा। तो अब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो स्लम सेल का जो अंडरटेकिंग है वो लॉन्ग टर्म आएगा कि शॉर्ट टर्म आएगा। तो यहाँ पे हम 36 मंथ की लिमिट चेक करते हैं। मतलब अगर 36 महीने से कम हमने होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। या फिर 36 महीने या 36 महीने से ज़्यादा हमने होल्ड किया हुआ है तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब टैक्स स्लम सेल के केस में पीजीबीपी के अंदर कुछ भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। जितनी भी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी वो कैपिटल गेन में ही अराइज होगी बस। फिर कोआ एंड कोई क्या लेंगे यहाँ पे, कोआ एंड कोई नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग लेंगे। मतलब जितनी भी उस यूनिट की
उस कंपनी की, उस अंडरटेकिंग की नेटवर्थ होगी, वो हम कोआ एंड कोई लेंगे। ठीक है, कोआ एंड कोई का क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब नेटवर्थ कैसे आएगी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये हमारी नेटवर्थ आ जाएगी। फिर नेटवर्थ निकालते वक्त वाइल कंप्यूटिंग नेटवर्थ, revaluation of assets or liabilities shall not be considered। ठीक है, फिर स्लम सेल के केस में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा हमें, एंड वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट शैल बी टेकन एट बुक वैल्यूज, मतलब जो भी हमारे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसकी बुक वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे। फिर वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट shall be taken at WDV as per section 43(6), मतलब जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसकी तो बुक वैल्यू लेंगे, और जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसकी WDV लेंगे एज पर सेक्शन नंबर 43(6). ठीक है, अब ये बात करते हैं सेक्शन नंबर 112 एंड सेक्शन नंबर 112 कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 केसेस में आ सकता है, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या तो यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, और इनको सेल किया होना चाहिए 1/4/2018 के बाद, और इसमें एसटीटी अगर हमने पे किया है। ठीक है, तो इस केस में 2 चीज़ें हैं। अब एसटीटी किस में पे करेंगे, तो इक्विटी शेयर में तो सेल एंड परचेज दोनों में भी पे करेंगे, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन 2 केसेस में सिर्फ सेल में हम एसटीटी पे करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख तक एग्जम्प्ट है, और 1 लाख के बाद 10% टैक्सेबल है एक्सेस पोर्शन में विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो होल पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 112 विद इंडेक्सेशन। ठीक है, फिर सॉरी फिर अब बात ये आती कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे, तो सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, जितने भी हमने ट्रांसफ़र में एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो माइनस करेंगे, फिर हमारा नेट सेल कंसिडरेशन निकल के आएगा, फिर उससे माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो फिर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब बात ये आती है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे, तो बात गवर्नमेंट कहती है हायर ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी क्या है, तो सबसे पहला ए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, अगर परचेज हुआ 1/4/2001 को तो परचेज प्राइस लेंगे, या फिर एफएमवी लेंगे विच एवर इज हायर। ठीक है, अगर परचेज किया है 1/4/2001 के बाद तो परचेज प्राइस लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे पॉइंट बी से, और पॉइंट बी ये कहता है लोअर ऑफ सेल कंसिडरेशन और एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018। ठीक है, ए और बी को कंपेयर करेंगे, इसमें से जो हायर आएगा वो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके चलेंगे। फिर अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो 1 लाख के ऊपर 10% टैक्सेबल होगा। चैप्टर 6 के डिडक्शन हमें यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे,
87 कैपिटल ए की रिबेट हमें नहीं मिलेगी। फिर अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट अवेलेबल होंगे ओनली इन द केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF। ठीक है, अब बात ये आती है कि टैक्स रेट क्या लगेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल टैक्स रेट क्या होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट क्या होंगे। तो कैपिटल गेन हमारे दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल में गेन में दो तरीके, मतलब दो आते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दो आते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, तो इस केस में ओनली 3 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अगर हमने बेची है तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, और 1 लाख से ज़्यादा एक्सेस पोर्शन हमारा टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, फिर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की, तो ये भी बात करता है कि अगर हमने 3 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बेची हैं तो उसमें हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A लग जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा 15% के हिसाब से। 15% हमारी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए। फिर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या आएगा, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में नहीं आएगा वो सभी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे। ठीक है, और इस केस में नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होंगे। ठीक है, नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होंगे। अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, इस केस में क्या होगा। तो जो भी कैपिटल गेन सेक्शन 112 कैपिटल ए में नहीं आएंगे वो सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी एट द रेट ऑफ 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। ठीक है, अब इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आएगा, तो सेल प्राइस माइनस आई कोवा माइनस आई कोई माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये हमारा निकल के आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो केसेस में मतलब इसके दो एक्सेप्शन है, कौन कौन से, लिस्टेड शेयर एंड जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी के पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉर्मल जो टैक्सेबिलिटी होती है अंडर सेक्शन 112 वो होती है 20%। ठीक है, बट दो ऐसे केसेस हैं जहां पर एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो टैक्स रेट या तो 20% पे कर सकती है या तो 10% पे कर सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से दो केसेस हैं, पहला लिस्टेड शेयर हो गया, दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। अब बात ये आती है कि एसएससी के पास ऑप्शन है कि या तो 10% पे कर सकती है या तो 20% पे कर सकती है। ठीक है, तो 20% कब पे करेगी, 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, मतलब अगर उसको इंडेक्सेशन करना है, मतलब अगर उसको रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा पे करना है तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है,
अगर उसको कम पे करना है, मतलब अगर वो उस 10% के हिसाब से पे किया है, तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। जो भी इसमें से लोअर होगा, जो जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा, वो पे कर देगा वो टैक्स। ठीक है। फिर फिर नोट क्या आता है, चैप्टर 6 ए की डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएंगी। सॉरी, चैप्टर 6 ए की डिडक्शन यहाँ पे नॉट अलाउ होगी, नहीं मिलेगी फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट नोट ये आता है कि बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट कैन बी यूज इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 1037 हमारा ये क्या कहता है कि एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब सेक्शन 37 हमें ये कहता है कि जो हमारी अर्बन अर्बन एरिया की एग्रीकल्चरल लैंड है, उस आ, उसके उस केस में हमारा जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पहली चीज, एग्जम्पशन इज अवेलेबल इफ ऑल द बिलो मेंशन्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब अगर ये नीचे दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी हमारा जो एग्जम्पशन है वो अवेलेबल होगा हमें। ठीक। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली, असेसी जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा दूसरा जो हमने एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर किया है वो अर्बन एरिया में होना चाहिए, रूरल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा तीसरा जिस साल हमने ट्रांसफर किया है उससे पिछले के 2 साल उस लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है। फिर चौथा, ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ एंड कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड एंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। मतलब जो ट्रांसफर होना चाहिए वो कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए, और जो उसका कंपनसेशन है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या तो आरबीआई डिटरमाइन करेगी। ठीक है। फिर इस केस में, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के केस में, ओरिजिनल एज वेल एज इनहैंस्ड कंपनसेशन दोनों हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा, दोनों एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे आर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मतलब या तो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम हो रही है ट्रांसफर से, वो सारी इनकम हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर एक बात ये आती है कि अगर हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो उस केस में हमारी जो ट्रांसफर से इनकम है वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 46 कैपिटल ए। सेक्शन नंबर 46 कैपिटल ए क्या बात करता है? टैक्सेशन प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ बाईबैक। तो बाईबैक के केस में टैक्सेशन प्रोविजन क्या अप्लाई होंगे? तो 3 केसेस है यहाँ पे। या तो बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, या तो बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, या तो बाईबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी। ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी।
इस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, कंपनी के हाथ में और शेयर होल्डर के हाथ में। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और उसको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 23.296%। अब ये 23.296% कैसे आया? 20% तो हमारा टैक्स प्लस 12% हमारा सरचार्ज प्लस 4% हमारा सेस, ये एडअप हो गया 23.296% हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हमारा निकल के आ जाता है। फिर बात ये आती है कि टैक्सेबिलिटी क्या होगी शेयर होल्डर के हाथ में। शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगी? तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, शेयर होल्डर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034 कैपिटल ए। ठीक है। अब दूसरा केस आते हैं कि अगर बायबैक ऑफ शेयर हो रहा है बाई अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी बायबैक कर रही है, तो कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46 कैपिटल है। ठीक है। फिर तीसरा केस आते हैं कि बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी। तो कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 46 कैपिटल है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 46 कैपिटल है। ठीक है। अब बात करता है सेक्शन नंबर 46 की, जो कि हमारी बात करता है कैपिटल गेन्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। मतलब अगर कोई कंपनी है वो लिक्विडेशन में अपने एसेट ट्रांसफ़र कर रही है, अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगी इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी और इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी क्या टैक्सेबिलिटी होगी? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अब ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा तो वहाँ पे कैपिटल गेन भी अप्लाई नहीं होगा, कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी। ठीक है। अब बात आती है कि शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो कंपनी ने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, या तो कंपनी ने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। ठीक है। तो पहला केस, अगर कंपनी ने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उसको डीम डिविडेंड मान लेंगे अंडर सेक्शन 222 और शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड अदर सोर्सेस। ठीक है। फिर दूसरा केस आते हैं, मनी रिसीव हुई है प्लस मनी रिसीव्ड प्लस एफएमवी ऑफ द एसेट माइनस डीम्ड डिविडेंड। ठीक है। अगर ये चीज़ है तो सेल कंसिडरेशन एंड टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 46। ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं सम मिसलेनियस टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडर हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कि हमने सेक्शन नंबर 47 में देखा था। 47 में कुछ ट्रांजैक्शन थे जो कि हमें ये बताते थे कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन और आते हैं जिनको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी।
to the resulting Indian company in case of demerger। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी है कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है बाय डीमर्ज्ड कंपनी, मतलब डीमर्ज्ड कंपनी अपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है कोई भी रिजल्टिंग इंडियन कंपनी को, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर। ठीक है, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा है इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर, तो उसको भी हम उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर इनटू शेयर्स। अगर हम बॉन्ड्स या डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। चौथा, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज। ठीक है, अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है अंडर रिवर्स मॉर्गेज तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट नोट आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। क्या क्या है? पहला, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर। मतलब बॉन्ड और डिबेंचर्स के केस में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन हमें नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। मतलब कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। दूसरा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में भी हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट नोट टू क्या कहता है कि एसटीटी पेड ऑन सेल और परचेज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब जो भी हमने सेल और परचेज में एसटीटी पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, तो वो हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, अगर हमने एसटीटी पे किया है परचेज में तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर हमने एसटीटी पे किया है सेल में तो वो सेल प्राइस से माइनस नहीं होगा। ठीक है, फिर अब आते हैं सेक्शन नंबर 54, लास्ट सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, दैट इज एग्जम्पशंस। अब सेक्शन 54 ये एक सीरीज है। सेक्शन नंबर 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F। ये एक सीरीज है जो कि हमारी एग्जम्पशंस की बातें करती है कैपिटल गेन की। ठीक है, मतलब कैपिटल गेन में हमें कैसे कैसे एग्जम्पशंस मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 54, 54B, 54D एंड 54EC। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 54 की बात करें तो सेल प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड एसेट माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, तो हमारा नेट सेल प्राइस आ गया। फिर माइनस करेंगे आईकोआ या फिर कोआ, माइनस करेंगे आईकोई या फिर कोई, तो हमारा ये कैपिटल गेन आ जाएगा। अब हमारा ये जो कैपिटल गेन आया है, अगर हमें इसको एग्जेम्प्ट कराना है तो हमें ये कैपिटल गेन हमें स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट।
ठीक है। अब बात ये आती है कि कितना अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। या अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैपिटल गेन से ज़्यादा है तो 100% कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैपिटल गेन के इक्वल है तो भी 100% कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर तीसरा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर कैपिटल गेन से कम है तो हमारा अमाउंट जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन हमें कितनी मिलेगी? सेक्शन 54 में अगर हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो मैक्सिमम हम 2 घरों मतलब मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया एग्जम्प्ट करा सकते हैं। अगर हमारी कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम एक घर एग्जम्प्ट करा सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग ₹10 करोड़। ठीक है। फिर सेक्शन 54B की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। सेक्शन 54D में अब बात करें तो इसमें भी कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। 54EC में हमारी एग्जम्पशन लिमिट है मैक्सिमम अप टू 50 लाख। ठीक है, ये चीज़ है। अब सेक्शन नंबर 54F हमारी क्या बात करता है? सेल प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। नेट सेल प्राइस आ जाएगा। नेट सेल प्राइस से हम माइनस करेंगे आईकोआ या फिर कोआ, फिर उससे माइनस करेंगे आईकोई या फिर कोई, फिर हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। फिर हमारा सेक्शन नंबर 54F क्या कहता है? 54F हमारा ये बात कहता है कि अगर हमें कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कराना है तो हमें नेट सेल प्राइस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेक्शन नंबर 54, 54B, 54D एंड 54EC अगर हमें इन सारे सेक्शंस में एग्जम्पशन चाहिए तो कैपिटल गेन जितना आया है उसको एग्जम्प्ट करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट 54F हमारा ये कहता है कि अगर हमें कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कराना है तो हमें नेट सेल प्राइस जितना भी आया है वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेट सेल प्राइस कैसे आता है? सेल प्राइस ऑफ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ये हमारा नेट सेल प्राइस आता है, इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर अब बात आती है कि कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कितनी अमाउंट की एग्जम्पशन मिलेगी। तो अगर हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है नेट सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा तो 100% कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है नेट सेल कंसिडरेशन से इक्वल, मतलब जितना नेट सेल कंसिडरेशन था उतना पूरा हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तभी हमारा 100% कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर अगर हमने अमाउंट इन्वेस्ट कम किया है, मतलब जितना हमारा नेट सेल कंसिडरेशन था उससे कम हमने इन्वेस्ट किया है तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है? जितना कैपिटल गेन हमारे नेट सेल कंसिडरेशन में मिलना था और जितना हमने इन्वेस्ट किया तो वो हमारा प्रोपोर्शनेट आ जाएगा, वो हमारा एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, मतलब क्या है? कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, ये हमारी एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो फाइनली ये हमारा कैपिटल गेन का पूरा चैप्टर हो गया है।
तो हमने कौन कौन से चैप्टर देख लिए। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट वाला देखा, फिर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, फिर हमने देखा सैलरी वाला, फिर हमने देखा हाउस प्रॉपर्टी वाला, फिर हमने देखा ये कैपिटल गेन। अब हमारे कौन कौन से बचे हैं, पीजीपीपी बचा है हमारा, अदर सोर्स बचा है, फिर छोटे मोटे 4-5 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। उसको भी हम आगे आने वाली क्लासेस में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड डे, स्टे हैप्पी एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।